हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, जो सीजीपीएससी मेंस का पेपर था वो जो जून में होने वाला था उसे स्थगित कर दिया गया है कोरोना की वजह से। तो इसी के लिए जो है अभी हमारे पास टाइम है कि हम सीजीपीएससी मेंस के कुछ सब्जेक्ट को कवर कर सके। इसी के लिए मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है एक पोल जनरेट किया था, जिसमें मैंने पूछा था कि आपसे कौन सीजीपीएससी मेंस का कौन सा सब्जेक्ट हमें चालू करना चाहिए जिसका आपको हेल्प अभी जरूरत है। तो उसमें मैंने 4 ऑप्शन दिया था। एक था आपका सीजी इकोनॉमिक्स, एक था सीजी ज्योग्राफी, एक था लोक प्रशासन और एक था समाज शास्त्र। तो उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरत जिसमें पाई गई वो था सीजी इकोनॉमिक्स। तो उसके जिसमें हमको 40 से लगभग 41% लोगों ने ये मांग की कि सीजी इकोनॉमिक्स चालू करना चाहिए। तो आज से हम सीजी इकोनॉमिक्स का पेड क्लास चालू कर रहे हैं, जिसका फीस जैसे मैंने पिछले साल भी चालू किया था 500 जिसका फीस रहेगा। बाकी आपको कैसे ज्वाइन करना है इसका डिटेल आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, और साथ ही साथ आपको कमेंट में भी पूरा डिटेल मिल जाएगा। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल में भी पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आपको कैसे क्लास ज्वाइन करना है। इसके अलावा क्योंकि सीजी इकोनॉमिक्स मुश्किल से जो है 8 से 9 दिन में आपका पूरा मेंस का सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि सेकंड हमारा ऑप्शन सीजी ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा वोट मिले थे, तो उसके बाद हम सीजी ज्योग्राफी वाला पार्ट करेंगे। हमने पिछले साल भी जो है सीजी इकोनॉमिक्स का पेड क्लास लिया था, लेकिन सीजी इकोनॉमिक्स का एक प्रॉब्लम होता है कि इसमें डेटाबेस क्वेश्चन ज्यादा आते हैं मेंस में भी, और इंडियन इकोनॉमिक्स का जो है वो डेटाबेस नहीं आता, थ्योरी पार्ट आता है। तो क्योंकि पिछले साल के डेटा अब चेंज हो चुके हैं, तो इस साल आपको पूरा नया डेटा याद करना पड़ेगा, इसलिए ये क्लास पहले लाई जा रही है ताकि हम जो नए डेटा है, जो याद करने वाला पार्ट है, उसको हम कवर कर सके। तो अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आपको डिटेल दे दिया गया है, आप उस डिटेल में जाकर जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, अगर आप सीजीपीएससी मेंस का पेपर नंबर 5 में सीजी इकोनॉमिक्स के सिलेबस में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एक टॉपिक सहकारिता, यानी छत्तीसगढ़ में सहकारिता की संरचना, सहकारिता के समक्ष चुनौती और सहकारिता की जो चुनौती से निपटने के उपाय। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। तो आज हम उसी टॉपिक का पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम कवर करेंगे सहकारिता और सहकारिता की संरचना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सहकारिता की क्या संरचना है, वो पार्ट हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। और बाकी जो सहकारिता का जो पार्ट रहेगा वो हमारा जो पेड वीडियो रहेगा आपको उसमें मिलेगा। और जो आज हम क्लास में ये पार्ट कवर करने जा रहे हैं, पिछले 2 साल से जब से हमारा नया सिलेबस आया है, हर साल ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। पिछले साल ये 15 नंबर में पूछा गया था, और उसके पिछले साल जो है 8 नंबर में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पार्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चालू करते हैं हम आज का पार्ट। और सबसे पहले हम देखते हैं सहकारिता बोलते किसे हैं। देखिए क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में यहां पर समझा देता हूं सहकारिता आखिर होता क्या है। देखिए, अगर किसी एक व्यक्ति के पास पैसे की कमी है, लेकिन वो कुछ कार्य को करना चाह रहा है, वैसे ही 5 से 6 आदमी उनके पास भी पैसे की कमी और वो भी सेम कार्य करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर उनको सबको एक ही काम करना और सबके पास थोड़े थोड़े पैसे हैं, पूरा पैसे नहीं है कि वो कोई काम चालू कर सके, तो वो क्या करेंगे, सभी लोग आपस में मिलकर, क्योंकि उनको एक ही तरीके का काम करना है, सभी लोग आपस में मिलेंगे, अपने पैसे को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि सबके पास थोड़ा थोड़ा है, सब मिल जाएंगे तो उनके पास नया काम चालू करने के पास पैसे आ गए। तो अब ये थोड़े थोड़े पैसे को इकट्ठा करके सब लोग आपस में मिल गए और मिलकर एक नया काम चालू कर दिया। तो सब मिलकर एक साथ नया काम चालू कर रहे हैं, एक ही तरीके का, एक प्रकार की सहकारिता हो गई। तो इसी तरीके से प्रारंभ में क्या हुआ, जब लोग मिलकर अपनी समिति बनाए और समिति बनाकर कार्य करने लगे, तो उनके पास जो है एक काम चालू करने के लिए तो पैसे आ गए, लेकिन काम चालू करने के बाद जो है उसमें कई सारी चीजें की आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ती, लेकिन उसमें पैसों की कमी होने लगी। तब गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया, सहकारिता को मदद करने के लिए बैंकों से उनको जोड़ दिया गया। अब लोग क्या करते हैं, अगर उनके पास पैसे भी नहीं है तो वो क्या करेंगे, सब मिलकर एक तरीके का काम करना है, एक समिति का गठन करेंगे, सहकारी समिति का, और उसको जो है रजिस्टर्ड करवा कर जो है सीधा बैंकों के माध्यम से ऋण लेकर अपना काम कर सकते हैं। और जैसी उनकी आय होगी वो ऋण को लौटा देंगे, और अब इस तरीके से
से अपने काम को चलाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो अब जो है सहकारी संस्थाओं को बैंकिंग सुविधाएं भी प्राप्त है। इसके अलावा जो लोग होते हैं जो सहकारिता से जुड़ते हैं, अगर एक सहकारी समिति बने तो वो ये भी कर सकते हैं कि उनको जो लाभ हो रहा है पैसों का, उस लाभ का कुछ हिस्सा उस सहकारी समिति के बैंक में जमा करें और भविष्य में जो है उस बैंक में जो पैसा जमा रहा हो उस पर वो ब्याज ले। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर, ये मैंने सरल शब्दों में समझाया, अगर हम यहाँ पर आपको पेपर में पूछा जाता है सहकारिता क्या है, तो उसकी परिभाषा आपको इस तरीके से लिखनी है। सहकारिता लोकतांत्रिक साधन का एक ऐसा प्रारूप है जो पारस्परिक सहायता पर आधारित बैंकिंग संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं को संगठित कर उनका संस्थागत विकास करता है। यानी जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि सहकारिता लोकतांत्रिक साधन, यानी सभी लोग मिलकर जो है उसका निर्माण करते हैं, जिसको एक तरीके का काम करना है, जो पारस्परिक सहायता पर आधारित बैंकिंग संस्था और सहकारी संस्थाओं को संगठित कर, जैसे सहकारी समिति बन रही है तो सहकारी समिति को किससे जोड़ लिए, बैंकिंग संस्थाओं से जोड़ लिए। तो ये बैंकिंग संस्था से जुड़ गया तो क्या हो गया, संस्थागत विकास हो गया। तो सहकारिता क्या है, सहकारिता लोकतांत्रिक साधन का एक ऐसा प्रारूप है जो पारस्परिक सहायता पर आधारित बैंकिंग संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं को संगठित कर उनका संस्थागत विकास करता है। तो आप ये 2 नंबर में अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए सहकारिता क्या है तो आप इसको बता सकते हैं। अब हमारे टॉपिक में जो सिलेबस में लिखा हुआ है, मेन जो काम है वो है सहकारिता की संरचना। तो हमको पर्टिकुलर जो है अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 6 प्रकार की सहकारी संस्थाएं पाई जाती हैं। पहली संस्था है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, जिसे हम अपेक्स बैंक कहते हैं। तो ये जो राज्य सहकारी बैंक है, इनका प्रमुख काम क्या होगा, कृषि क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो ये सहकारी बैंक हम किस क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगर हम पिछले साल का क्वेश्चन देखें तो पिछले साल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं की संरचना को स्पष्ट कीजिए। यानी वो किस प्रकार की संस्था पूछ रहा है, सहकारी बैंक। जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक है, उसके नीचे जिला सहकारी बैंक है, उसके नीचे प्राथमिक कृषि साख समिति है। ये स्ट्रक्चर वो पिछले साल पूछा था 15 नंबर में। सेकंड है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, यानी मार्कफेड। मार्कफेड का काम क्या है, धान की खरीदी करवाना। तो ये है हमारा दूसरा स्ट्रक्चर, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड। इसको भी हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं क्योंकि ये भी कृषि उत्पादों का क्या कर रहा है, खरीदी कर रहा है। तीसरा है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ। तो लघु वनोपज सहकारी संघ यानी जो हमारा तेंदुपत्ता, इमली, ठीक है, आंवला, ये सब जो यहाँ पर उन लोग खरीदी कर रहे हैं लघु वनोपज की, वो इन संस्थाओं के माध्यम से होती है, जिसका हेड जो है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ है। तो वन से संबंधित पूछेगा तो हमको इसके अंतर्गत जाना, हमको ये बताना पड़ेगा। जैसे कृषि पूछा तो हम ये बता रहे हैं, वन का पूछेगा तो हम ये बताएंगे। फोर्थ है छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ। अगर कुटीर उद्योग या हाथ उद्योग या हथकरघा उद्योग के बारे में पूछ रहा है तो हमको इसके बारे में बताना पड़ेगा। अगला छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ या दुग्ध संघ के बारे, जैसे हम देवभोग जो मिल्क के बारे में हम जान रहे हैं, वो सब इसके अंतर्गत आता है। तो दूध उत्पादन के बारे में पूछेगा तो हमको ये बताना है। और आखिरी है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ। तो मत्स्य महासंघ या मत्स्य महासंघ, तो मछली पालन या उससे संबंधित कुछ चीज पूछेगा तो हमको ये बताना है। तो हमको सहकारिता के अंतर्गत 6 संस्थानों को पढ़ना है। इसके अलावा हम सहकारिता के अंतर्गत हमारे यहाँ सहकारी जितने कारखाने वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में उससे भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। जैसे कि शक्कर कारखाने हैं, सब सहकारी के अंतर्गत है। इथेनॉल प्लांट लग रहा है, वो भी सहकारी प्लांट है। तो वो भी हम इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो हमारा बेसिक जो बेस है वो है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक यानी अपेक्स बैंक, या आप बोल सकते हैं कृषि क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं की संरचना, उसके ऊपर डिपेंड हमारी आज की क्लास है, जिससे पिछले साल 15 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो अब यहां पर हमको अपेक्स बैंक या कृषि क्षेत्र की संरचना को समझने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि जो सहकारी बैंक होते हैं वो कृषि क्षेत्र में कितने प्रकार के ऋण उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि अगर हम कहीं पर पढ़ेंगे अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण या दीर्घकालीन ऋण, तो हमको पहले समझ आना चाहिए कि ये अल्पकालीन ऋण किसको बोला जाता है,
मध्यकालीन ऋण किसको बोला जाता है, दीर्घकालीन ऋण किसको बोला जाता है। जैसे कि आपको पता होगा जब हमारी कांग्रेस सरकार बनी थी यहाँ पे राज्य की, तो उन्होंने आते ही किसानों के अल्पकालीन ऋण माफ किए थे। तो हमको सबसे, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन कि कौन सा ऋण किसानों का माफ किया गया है, तो वो अल्पकालीन ऋण है। तो ये अल्पकालीन ऋण क्या होता है, ये सब हम अभी पढ़ते हैं, ताकि हम जब ये प्राथमिक कृषि साख समिति या हम अपेक्स बैंक पढ़े तो हमको समझ आए कि ऋण होते क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समय के आधार पर कृषि ऋणों के प्रकार। तो समय के आधार पर कृषि ऋण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अल्पकालीन ऋण, दूसरा होता है मध्यकालीन ऋण और तीसरा होता है दीर्घकालीन ऋण। तो अगर हम देखें अल्पकालीन ऋण किसको बोलते हैं, ऐसे ऋण जो कि 15 माह से कम अवधि के लिए दिए जाते हैं, यानी किसानों को दिया जाने वाला ऐसा ऋण जो जिसकी अवधि 15 महीने से कम की होती है, यानी 15 महीने से कम समय में किसानों को वो ऋण लौटाना पड़ेगा। तो ऐसे ऋण को बोलते हैं अल्पकालीन ऋण। तो जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कृषि ऋण माफ किया था वो कौन सा ऋण था, अल्पकालीन ऋण। तो ये अल्पकालीन ऋण किसान किस चीज के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखें, जब उनको उर्वरक की खरीदी करनी हो, जब उनको पशु चारा खरीदना हो, तो ऐसी चीजों के लिए किसान क्या करते हैं, सहकारी बैंकों से कौन सा ऋण लेते हैं, अल्पकालीन ऋण लेते हैं, यानी उनको 15 महीने में उस ऋण को लौटाना रहेगा। सेकंड ऋण है वो है मध्यकालीन ऋण। मध्यकालीन ऋण जिसकी परिपक्वता अवधि होती है 15 माह से 5 वर्ष, यानी ऐसे कृषि ऋण जिसको किसानों को 15 महीने से 5 साल के बीच के लिए दिया जाता है, यानी किसानों को वो 5 साल के अंदर उस ऋण को लौटाना पड़ेगा। तो ऐसे ऋण होते हैं मध्यकालीन ऋण। तो मध्यकालीन ऋण किस चीज के लिए दिए जाते हैं, जब किसानों को कोई कृषि उपकरण खरीदना हो या किसानों को कोई पशु की खरीदी करनी हो, तो ऐसे के लिए ऋण दिया जाता है मध्यकालीन ऋण। तीसरा देखते हैं दीर्घकालीन ऋण। तो दीर्घकालीन ऋण क्या हो गया, ऐसे किसानों को दिया जाने वाला ऐसा ऋण जिसकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष से अधिक होती है, यानी किसानों को, जब किसान कोई ऐसा ऋण लेते हैं जिसको उसको 5 साल के बाद लौटाना होता है, तो ऐसे ऋण को बोलते हैं दीर्घकालीन ऋण। तो ऐसे ऋण किसान किस लिए लेते हैं, जब उनको कृषि से संबंधित कोई बड़ी बड़ी मशीनें खरीदनी होती है तो किसान ऐसा ऋण लेता है। तो समय के आधार पर ऋण कौन हो गए, 3 प्रकार के हो गए, अल्पकालीन, मध्यकालीन और तीसरा हो गया दीर्घकालीन। तो मेन रूप से जो हमारी सहकारिता की संरचना के अंतर्गत कृषि ऋण दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है अल्पकालीन ऋण, कहीं कहीं पे मध्यकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण वर्तमान में जो हमारी सहकारी संस्था है वो कम दे रही है, बल्कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो ज्यादा दे रहे हैं। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर सहकारिता की संरचना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में जो सहकारी संरचना है वो देखने जा रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि जो समय के आधार पर ऋण दिया जा रहा है वो कितने प्रकार से कितनी सहकारी संस्था दे सकती है। तो अगर हम देखें सहकारिता के संरचना के अंतर्गत जो सबसे बड़ा बैंक होता है वो होता है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, जिसे अपेक्स बैंक कहा जाता है। तो अपेक्स बैंक जो होता है ये राज्य स्तर पर काम करता है। अपेक्स बैंक के नीचे जो बैंक होता है वो होता है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिसे केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। तो ये होते हैं जिला स्तर के बैंक। तो जिला स्तर के नीचे जो बैंक होते हैं वो होता है प्राथमिक कृषि साख समिति। प्राथमिक कृषि साख समिति आप बोल लीजिए तहसील स्तर, जनपद स्तर, गांव स्तर, सब जगह मौजूद होती है और ये किसानों को ऋण देती है। तो 3 स्तर हमने देखा कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सहकारी बैंक का। पहला स्तर होता है अपेक्स बैंक जो कि राज्य स्तर पर काम करता है, उसकी शाखाएं अलग अलग जगह होती है। और उसके नीचे होता है जिला सहकारी बैंक जिसे केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है, जो जिला स्तर पर काम करता है। और उसके नीचे होता है प्राथमिक कृषि साख समिति जो जनपद स्तर, गांव स्तर में काम करती है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे सहकारी बैंक की संरचना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, जिसे अपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो अपेक्स बैंक जो है सहकारी संस्थाओं की संरचना में शीर्ष संस्था जो है वो है अपेक्स बैंक या छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक। तो इसका प्रमुख काम होता है जिला सहकारी बैंक को ऋण देना। अब देखिए जो मेन ऋण देता है वो कौन देता है, किसानों को प्राथमिक कृषि साख समिति। अब प्राथमिक कृषि साख समिति को जो ऋण किसानों को देना है वो पैसा कहां से प्राप्त करेगा, जिला सहकारी बैंक से। यानी जिला सहकारी बैंक पैसा देगा प्राथमिक कृषि साख समिति को और प्राथमिक कृषि साख समिति उस पैसे को पहुंचा देगी किसानों तक। तो जिला सहकारी बैंक के पास पैसा कहां से आएगा, तो जिला सहकारी बैंक के पास पैसा आता है कहां
से? अपेक्स बैंक से, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक से, जो कि राज्य स्तर की सबसे प्रमुख सहकारी संस्था है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक ऋण देगा किसको? जिला सहकारी बैंक को, और जिला सहकारी बैंक उस पैसे को पहुंचाएगा प्राथमिक कृषि साख समिति तक, और प्राथमिक कृषि साख समिति उस पैसे को पहुंचाएगी किसानों तक। क्लियर है? तो ये त्रिस्तरीय संरचना जो है हमारे यहाँ काम कर रही है। तो हमारे मन में अब ये क्वेश्चन आएगा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक है उसको पैसे कहां से प्राप्त होते हैं? तो वो जरूरत पड़ने पर ऋण कहां से ले लेगा? आरबीआई से। तो आरबीआई पैसा देगा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को, वो अपने निचले स्तर तक पहुंचाएगा। तो जिला सहकारी बैंक को ऋण देना सबसे पहला काम है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का, और ये आवश्यकता पड़ने पर ये आरबीआई से ऋण ले सकता है। तो अगर हम यहां पर देखें, जो किसानों को ऋण दे रहा है वो तो प्राथमिक कृषि साख समिति दे रही है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो वो पैसा कहां से आ रहा है? वो पैसा आ रहा है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? राज्य की जनता व किसानों को आवश्यकता अनुसार साख उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को उठाना अपेक्स बैंक का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। यानी ये क्या करेगा? अपने जो सहयोगी बैंक है, जो उसके अधीनस्थ बैंक है, उसको ऋण देगा और वो किसानों तक वो ऋण पहुंचा देगा, जिससे किसानों के जीवन स्तर में और छत्तीसगढ़ की जनता के जीवन स्तर में सुधार होगा। तो ये प्रमुख उद्देश्य है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का, जिसका मुख्यालय रायपुर में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की शाखाएं कहां कहां पर है वो भी हम देख लेते हैं। तो अपेक्स बैंक की एक शाखा है पंडरी यानी रायपुर में, सेकंड है भिलाई में, तीसरा है रायपुर में जो उनका मुख्यालय, वहां पर भी एक शाखा, यानी रायपुर में दो शाखाएं होगी, एक पंडरी में और एक उनके मुख्यालय में, फोर्थ है रायगढ़ में और फिफ्थ है बिलासपुर में। तो छत्तीसगढ़ राज्य अपेक्स बैंक की 5 शाखाएं हैं, रायपुर में 2, एक भिलाई में, एक रायगढ़ में और एक बिलासपुर में। तो अपेक्स बैंक की आपको पता होना चाहिए 5 शाखाएं हमारे राज्य में उपलब्ध है। अगला हम यहां पर देखें, जो सेकंड सहकारी संस्था संरचना में जो सेकंड बैंक आता है वो है जिला सहकारी बैंक, जिसको हम केंद्रीय बैंक के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो यहाँ पर राज्य सहकारी बैंक है वो ऋण उपलब्ध कराता है किसको? जिला सहकारी बैंक को, और जिला सहकारी बैंक को ऋण देता है किसको? प्राथमिक कृषि साख समिति को। तो जिला सहकारी बैंक का काम क्या हो गया कि वो प्राथमिक कृषि साख समिति को ऋण उपलब्ध कराती है। तो अगर हम यहां पर देखें तो हर जिला सहकारी बैंक से कोई ना कोई प्राथमिक कृषि साख समिति जुड़ी होगी। तो अगर हम इसकी संरचना देखें केंद्रीय बैंक की, यानी कहां कहां पे कौन कौन से जिलों में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक उपस्थित है, तो सबसे पहले है रायपुर में। तो रायपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? रायपुर, गरियाबंद, उसके बाद बलौदाबाजार, धमतरी और महासमुंद। तो इसका जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है वो कहां पे है? रायपुर में है। तो रायपुर संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं वो किसके नियंत्रण में रहते हैं? रायपुर जिला केंद्रीय बैंक के अंतर्गत रहते हैं। तो ये जो रायपुर जिले में जो केंद्रीय बैंक है इसके अंतर्गत 5 जिलों के जो केंद्रीय बैंक है वो अंतर्गत इसके आते हैं, यानी रायपुर संभाग के पूरे केंद्रीय बैंक ये रायपुर शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम देखें तो रायपुर शाखा से कितनी प्राथमिक कृषि साख समिति जुड़ी है? 340। यानी अगर हम बात करें जो 5 केंद्रीय सहकारी बैंक है, जो हम बात कर रहे हैं कि रायपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अंतर्गत 5 जिले अंतर्गत आते हैं, तो 5 जिलों में 340 प्राथमिक कृषि साख समिति कार्यरत है, जिसको ऋण उपलब्ध कराता है रायपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। क्लियर है? इसके बाद है दुर्ग जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक। तो दुर्ग जिले के अंतर्गत 5 जिले हमने पढ़ते हैं। दुर्ग जिले के अंतर्गत दुर्ग संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा। तो ये 5 जिले जो है दुर्ग संभाग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो दुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है उसके अंतर्गत 3 जिले केवल आते हैं। कौन कौन से? दुर्ग, बेमेतरा और बालोद। तो जो दुर्ग, बेमेतरा और बालोद के जो केंद्रीय या प्राथमिक कृषि साख समिति है उनको जो दुर्ग में शाखा उपस्थित है जिला केंद्रीय बैंक की वो ऋण उपलब्ध कराएगी। तो दुर्ग के अंतर्गत जो केंद्रीय सहकारी बैंक है उसके अंतर्गत 3 जिले आ रहे हैं, दुर्ग, बालोद और बेमेतरा, और इसके अंतर्गत जो केंद्रीय सहकारी प्राथमिक कृषि साख समिति जुड़ी है उनकी संख्या है 182। अगला देखते हैं राजनांदगांव में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है।
तो राजनांदगांव की जो यहाँ पर शाखा है उसके अंतर्गत 2 जिले आते हैं, राजनांदगांव और कबीरधाम। तो उनकी प्राथमिक कृषि साख समिति जो राजनांदगांव में कार्यरत है और कबीरधाम में यानी कवर्धा में कार्यरत है, उनको पैसा उपलब्ध कराएगा राजनांदगांव शाखा। तो उनके अंतर्गत जो 135 प्राथमिक कृषि साख समिति अंतर्गत आती है। अगला है बिलासपुर शाखा। तो बिलासपुर के अंतर्गत जो है वर्तमान में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, फिर बिलासपुर, फिर आता है रायगढ़, फिर आता है कोरबा और जांजगीर चांपा। लेकिन अगर जो बिलासपुर शाखा है उसके अंतर्गत बात करें तो रायगढ़ जो जिला है, रायगढ़ जिला इसके अंतर्गत नहीं आता। तो रायगढ़ जिला को छोड़ के जो 5 जिले बच गए, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कोरबा और जांजगीर चांपा, तो उनके जो जितने भी प्राथमिक कृषि साख समिति होगी वो बिलासपुर शाखा से ऋण प्राप्त करेगी और इनकी संख्या है 298। अगला देखते हैं अंबिकापुर शाखा। अंबिकापुर यानी सरगुजा। तो सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर यानी जसपुर को छोड़कर कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा, ये जो है अंबिकापुर शाखा के अंतर्गत आता है और 104 प्राथमिक कृषि साख समिति इसके अंतर्गत जुड़ी है। अगली शाखा है जगदलपुर। जगदलपुर यानी बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के 7 जिले जगदलपुर शाखा से ऋण प्राप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत 178 प्राथमिक कृषि साख समिति जुड़ी हुई है। और आखिरी है रायगढ़ शाखा। रायगढ़ शाखा जो थी वो उसके अंतर्गत 2 जिले आते थे, रायगढ़ और जसपुर। तो उसके अंतर्गत आती थी 96 प्राथमिक कृषि साख समिति। तो ये रायगढ़ शाखा को अब मर्ज कर दिया गया है किसके अंतर्गत? जो यहां पर जो मैंने बताया था कि रायगढ़ शाखा है अपेक्स बैंक की, तो ये रायगढ़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को मर्ज कर दिया गया रायगढ़ शाखा अपेक्स बैंक के अंतर्गत। तो ये जो है इसके अंतर्गत जो 96 प्राथमिक कृषि साख समिति आती थी वो अब डायरेक्ट ऋण प्राप्त कर रही है रायगढ़ की शाखा जो अपेक्स बैंक की है उससे। तो यहां पर टोटल अगर हम देखें तो कितने से प्राथमिक कृषि साख समिति हो गई? 1333। तो 1333 जो है प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या हो गई। ठीक है, तो ये 1333 प्राथमिक कृषि साख समिति रजिस्टर्ड है किसके अंतर्गत? जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत। अब हम यहां पर देखते हैं तीसरा जो हमारी स्ट्रक्चर में आ रहा है, प्राथमिक कृषि साख समिति। तो प्राथमिक कृषि साख समिति क्या है? कृषि उत्पादन के लिए उधार उपलब्ध कराने हेतु संगठित की गई संस्था, यानी ऐसी संस्था जो कि किसके लिए है? कृषि उत्पादन के लिए उधार उपलब्ध कराने के लिए गठित की गई है, तो उसको बोला जाता है प्राथमिक कृषि साख समिति। तो वर्तमान में प्राथमिक कृषि साख समिति कितनी है? 1333। क्लियर है? तो 1333 प्राथमिक कृषि साख समिति है। अब यहां पर जो है पेपर में जो पिछले साल आया था 8 नंबर में पूछा गया था छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख समिति को समझाइए। तो इसके अंतर्गत अब हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं कि प्राथमिक कृषि साख समिति के कार्य क्या क्या होते हैं, क्योंकि वही पूछा गया था और बाकी जितना वो मैंने डिटेल में उनकी संस्थाओं के बारे में बता दिया है। तो एक एक करके अब हम ये देखते हैं कि प्राथमिक कृषि साख समिति के कार्य क्या क्या है। तो पहला कार्य है कृषक सदस्यों को उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायन के रूप में अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना। यानी जो प्राथमिक कृषि साख समिति होती है वो अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है कृषकों को। किस चीज के लिए? उर्वरक खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, कृषि रक्षा उपकरण को खरीदने के लिए ये किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। तो आपको जैसे पता होगा 1 अप्रैल 2014 से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी उनको जो अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जा रहा है उनसे कोई ब्याज नहीं लिया जा रहा है, केवल जो मूलधन जो उनको दिया जा रहा है वही लिया जा रहा है। तो 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। और प्राथमिक कृषि साख समिति के अंतर्गत कितने किसान रजिस्टर्ड हैं? वो है 20.98 लाख कृषक सदस्य। 20.98 लाख कृषक सदस्य जो है वो रजिस्टर्ड है किसके अंतर्गत? प्राथमिक कृषि साख समिति के अंतर्गत, जो कि 0% ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखते हैं सेकंड। एक चीज और यहां पर बता दूं, अब जब किसान जो होता है मान लीजिए फसल के उत्पादन के लिए ऋण ले रहा है, जैसे कोई किसान कृषि की जो उर्वरक के लिए पैसा ले रहा है, कोई बीज के लिए ऋण ले रहा है, कोई ले रहा है रसायन के लिए ऋण और कोई ले रहा है फसल के उत्पादन के लिए ऋण। तो अगर कोई किसान फसल उत्पादन के लिए ऋण लेता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए वो 100 रुपए का ऋण ले रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 रुपए का ऋण ले रहा है, मान लीजिए वो धान उत्पादन के लिए ऋण ले रहा है।
तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने उनको एक योजना लाई थी जिसके अंतर्गत इनको 60:40 में वो ऋण वापस करना था। यानी मान लीजिए वो 100 रुपए का ऋण ले रहे हैं वो किसान, तो उसको 60 रुपए जो है वो नगद देना पड़ेगा। यानी 60 रुपए आप लौटा दीजिए और 40 रुपए जो बचा है उसकी फसल जो आपने उत्पादित की वो छत्तीसगढ़ सरकार को दे दीजिए, यानी प्राथमिक कृषि साख समिति को दे दीजिए। तो इसी के लिए फसल ऋण में नगद व वस्तु का अनुपात 60:40 है। कई जगहों पर कई राज्यों में 50:50, लेकिन हमारे यहाँ 60:40 है। यानी 60 रुपए जो है, यानी जो भी जितना भी आपने उधार लिया है उसका 60% जो है वो जो है आप नगद दे दीजिए और 40% आपकी जो फसल उत्पादित हुई है वो भेज दो, उतने रुपए का वो दे दीजिए। क्लियर है। सेकंड जो है सदस्यों को गौ पालन व गोबर गैस संयंत्र हेतु ऋण देना। तो प्राथमिक कृषि साख समिति जो है वो गौ पालन के लिए और जो है गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिए भी ऋण देती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो है 2 लाख रुपए तक का ऋण दे सकती है गौ पालन के लिए प्राथमिक कृषि साख समिति। तो अगर वो 2 लाख तक का ऋण दे रहा है तो उसकी ब्याज दर होगा 1%। तो 2 लाख तक के ऋण के लिए 1% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रही प्राथमिक कृषि साख समिति। और दूसरा है 2 लाख से 3 लाख तक का ऋण, यानी आप बोल लीजिए 2 लाख से ज्यादा और 3 लाख तक का ऋण अगर किसी को लेना है गौ पालन के लिए तो वो 3% ब्याज दर पर प्राथमिक कृषि साख समिति वो ऋण भी उपलब्ध करा रही है। अगला देखते हैं मत्स्य पालन व उद्यानिकी क्षेत्र हेतु ऋण। तो मत्स्य पालन या उद्यानिकी हेतु जो ऋण है वो 1 लाख रुपए तक का ऋण अगर आपको लेना है तो 1% ब्याज दर पर प्राथमिक कृषि साख समिति वो ऋण उपलब्ध करा सकती है। और 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का ऋण लेना है तो 3% ब्याज दर पर वो ऋण प्राथमिक कृषि साख समिति उपलब्ध करा रही है। अगला है कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण। जैसे कि मैंने बताया कि कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण कब से मिल रहा है, 1 अप्रैल 2014 से मिल रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें कि जो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक जो प्राथमिक कृषि साख समिति ने कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण दिया है वो कितना दिया है, तो ये डेटा आपके काम आएगा। तो यहां पर अगर देखें तो लक्ष्य बनाया गया था सरकार के माध्यम से 4600 करोड़ रुपए का, कि 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक प्राथमिक कृषि साख समिति 4600 करोड़ रुपए का ऋण देगी। लेकिन वितरण कितना हुआ, 4495 करोड़ रुपए, यानी 4495 करोड़ रुपए वितरण किया गया प्राथमिक कृषि साख समिति के माध्यम से। यानी लक्ष्य जितना था वितरण उतना हो नहीं पाया। और टोटल कितने किसानों ने ऋण लिया वो है 12,65,000 किसान, 12.65 लाख जो है किसानों ने ये ऋण लिया है। क्लियर है। तो 4600 करोड़ का लक्ष्य था, 4495 करोड़ वितरण किया गया है। अगला देखते हैं किसानों की बचत जमा करने समितियों में मिनी बैंक की सुविधा। यानी जो किसानों को अपने फसल उत्पादन के बाद जो लाभ होता है वो अपनी जो बचत है उसकी बचत का कुछ हिस्सा जमा कर सकते हैं, किसमें, प्राथमिक कृषि साख समिति में। यानी प्राथमिक कृषि साख समिति एक मिनी बैंक के रूप में भी काम करेगा, उनको जो है ब्याज भी देगा, क्योंकि वो पैसा जमा करे तो कुछ ब्याज उनको वहां भी मिलेगा। अगला है एमएसपी में किसानों से धान की खरीदी। तो प्राथमिक कृषि साख समिति जो है मार्कफेड, आपको पता है मार्कफेड छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी करता है। तो वो धान की खरीदी जो है वो प्राथमिक कृषि साख समिति के माध्यम से ही करता है। तो एमएसपी में यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में किसानों से धान की खरीदी की जाती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर हम देखें क्या होता है, देखिए किसान क्या होता है कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा फसल उगा दे, ठीक है, यानी किसान के अगर वो ज्यादा से ज्यादा फसल उगा दे तो उसको ये डर रहेगा कि अगर फसल का उत्पादन ज्यादा हो गया और मांग कम हो गई तो उनकी फसल जितने उत्पादन में जितना पैसा खर्चा होगा उतना उनके पास रिटर्न नहीं आएगा। तो इसलिए किसान क्या करेगा, डर के जो है कम से कम फसल उगाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे हो सकता है कि उस फसल की जितनी मांग है वो पूर्ति ही ना हो पाए। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करती है सरकार, किसानों को गारंटी देती है कि आप जो है फसल का उत्पादन जितना चाहे आप उतना कर सकते हैं, आपको न्यूनतम इतना पैसा मिलेगा ही। यानी तो ये सरकार क्या करती है, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है लगभग 22 फसलों के लिए घोषित करती है कि आप इसका जितना भी उत्पादन कर लिया आपको न्यूनतम इतने पैसे तो मिलेंगे ही। तो एमएसपी में किसानों से धान की खरीदी जो है वो भी प्राथमिक कृषि साख समिति करती है। तो एमएसपी जारी कौन करता है, तो एमएसपी जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP यानी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस
कृषि लागत व मूल्य आयोग CACP क्या करता है, सिफारिश करता है सरकार से कि आप MSP घोषित करें। तो टोटल 22 फसलों में MSP घोषित की जा रही है। तो अगर हम देखें वर्ष 2020-21 खरीफ फसल के लिए जो MSP घोषित की गई थी, सामान्य धान के लिए MSP था 1868 रुपए पर क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए जो MSP था वो था 1888 रुपए पर क्विंटल। यानी किसान जितना भी धान का उत्पादन कर ले, अगर सामान्य श्रेणी का धान है तो उसको 1868 रुपए पर क्विंटल में सरकार खरीदेगी ही, और अगर ग्रेड ए का है तो 1888 रुपए पर क्विंटल में सरकार खरीदेगी ही। तो ये बेसिक चीज हुई प्राथमिक कृषि साख समिति के बारे में। अभी हमको ये भी, अगर हम जब अगली क्लास में आएंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी जो है वर्तमान में प्राथमिक कृषि साख समिति जो है 1333 थी, अब उसमें संशोधन हो गया है। तो ये संशोधन 2019 में हुआ था और प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या को बढ़ा भी दिया गया है। ठीक है, तो वो क्या बड़ा है, कितना बड़ा है अभी वो, क्योंकि हम 1333 अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी वर्तमान में उतना ही है, लेकिन भविष्य में ये संख्या बढ़ने वाली है। तो वो पार्ट हम डिटेल में कवर करेंगे अगली क्लास में, और साथ ही साथ मैं आपको मार्कफीट भी बताऊंगा। और उसमें जो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि पर एकड़ कितने धान की खरीदी सरकार कर रही है किसानों से, कितने इस वर्ष कितने धान की खरीदी हुई है, 2-2 नंबर में क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं पेपर में। तो वो भी हम अगली क्लास में कवर करने वाले हैं। तो यहां पर आज की क्लास हमारी यहां पर कंप्लीट होती है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बाकी जितनी क्लास है, क्योंकि वो पेड क्लास है, तो अगली जो भी क्लास आपको मिलेगी, जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसे मिलेगी। तो अगर आपका कोई वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आपको आवश्यकता है इस क्लास की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।